आलम ये है कि उसको दाढ़ी बढ़ाने में, सर पे टोपी लगाने में, या कहीं वो दुकानदार है तो अपनी दुकान का नाम रखने तक में उसको सोचना पड़ता है। कहा तो इनको फ़िदाइन जाता है, ये लोग खुद को फ़िदाइन कहते हैं जी, लेकिन मैं इसे फ़िदाइन नहीं समझता, क्योंकि किसी कौम पर फ़िदा होना या किसी मकसद के लिए फ़िदा होना आपको ये नहीं सिखाता कि आप मज़लूमों को, निर्दोषों को कत्ल का ज़रिया बने। और जो मुसलसल ईमान है वो भी मुझे लगता है इस बात को बड़ी सख्त ताकीद के साथ स्पष्ट करता है कि हिंसा किसी बात का हल नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं या जो क्रिश्चियंस हैं, आज देखिए उनकी क्या हालत। जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर हम कश्मीर की बात करें तो ललाब की घाटी में एक गांव पड़ता है दर्दपुरा। जी, तो दर्दपुरा वो गांव है जहां पर करीब 350 के करीब हाफ विडोज़ हैं। मतलब ये वो विडोज़ हैं जिनके खाविंद जिंदा हैं या मर गए ये पता नहीं। और एक बहुत बड़ी तादाद है कश्मीर में ऐसे लोगों की जिनका कोई अता पता नहीं है, और 700-750 के करीब अनाथ बच्चे हैं। जी। अब शरीयत का कानून अगर मान लीजिए उनको कहता है कि आपको 30 साल इंतज़ार करना है, देवबंदी कहती है आप इतने लंबे अरसे के लिए इंतज़ार करें, और अगर आपका पहला खामिद आ जाता है तो आपको दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। सत्यमेव जयते कार्यक्रम में एक बार पुनः मैं दीपक सिंह आपका दैनिक स्टेट समाचार से स्वागत करता हूं। हमारी प्रयास है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम सत्य को उजागर करें, और पत्रकार जो हैं वो सारे विषय जो भी जिस पे भी हम चर्चा करते हैं, पत्रकार जो हैं हम लोग उन्हें कैसे देखते हैं। और आज बात आतंकवाद पर करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखें जब धारा 370 हटाई गई तो कश्मीर के अंदर मिशन ऑल आउट चल रहा है और हर रोज़ आतंकवादी जो हैं वो मारे जा रहे हैं। लेकिन जम्मू के अंदर देखें तो पिछले कुछ समय से आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ी हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जगदीप सिंह, जो सहयोगी हमारे पत्रकार हैं। सर, आपका एक बार पुनः स्वागत है। और ये 370 जब हटाया गया था तो आतंकवाद जो है उसे समाप्त किया जा रहा है कश्मीर के अंदर अगर हम देखें, लेकिन जम्मू के अंदर पिछले कुछ समय से गतिविधियां बढ़ी हैं और 2 आतंकवादी भी पकड़े गए हैं। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पिछले करीब 35 सालों से कश्मीर में मकबूल भट्ट की फांसी के बाद अगर आप देखें तो आतंकवाद का जो वो स्याह और सुर्ख दौर जो है वो चला जी, उसने बड़े रंग अख्तियार किए। आतंकवादी जो कश्मीर के पहाड़ों में, जंगली इलाकों में मौजूद थे, वो कभी छापेमारी ढंग से उन्होंने हमले किए, कभी उन्होंने किसी पर्टिकुलर इलाके को निशाना बनाया, कभी बड़े मासाकार्स जो हैं उनको जब पीक्स पर मिलिटेंसी थी तो अंजाम दिया। जी। आज जैसे आपने जम्मू का जिक्र किया, पिछले हफ्ते लश्कर तैयबा का ही ये एक इन्होंने इसको नया नाम दिया रेजिस्टेंस फ्रंट करके, तो TRF करके ये जो एक आतंकी संगठन था उसके 2 लोग जो हैं वो पकड़े गए, और उस वक्त पकड़े गए जब वो कश्मीर से हथियार लेकर आ रहे थे। और अब बीते कल एक और शख्स जो है वो उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, और दोनों ही जो इंसिडेंट्स हैं इनमें जो बरामदगी हुई है उसमें ग्रेनेड्स जो हैं उनका एक मतलब आप ये कह सकते हो कि एक समानता देखी गई। जी। और कश्मीर में भी अगर आप देखें पिछले कुछ इंसिडेंट्स जो हैं, क्योंकि आतंकियों में बौखलाहट है, जो सरगना इनके सरहद के उस ओर बैठे हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिला विकास परिषद के चुनाव लगभग शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुए, तो वो अपनी मौजूदगी को दिखाना चाहते हैं, तो अपनी प्रेजेंस को कैसे दिखाएं। अब यहाँ तो वो इतने प्रशिक्षित जो लॉन्च पैड्स पर उनके आतंकी हैं उनको यहाँ तो इधर धकेलें, एक तो बर्फबारी है ऑलमोस्ट से आप देखें पूरी की पूरी सरहद, चाहे वो IB है चाहे वो आपका LOC है, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल है। मुस्तैदी से जवान तैनात हैं, और जो इस वक्त नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसे मैंने बर्फबारी का जिक्र किया तो वो इन्फिल्ट्रेशन संभव नहीं है। तो ऐसे में ये आतंकी सरगना जो हैं ये ऐसे लोगों को पैसों के दम पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक नया नाम जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब TRF करके इन्होंने ये संगठन जो है उसकी एक शाखा बना दी। जी। तो इनको
मतलब इस तरीके की नसीहतें जो हैं वो दी जा रही हैं कि हाथ में इनको हथगोले पकड़ा दिए, तो आप जब निकलें तो बस मौका देकर आप एक हथगोला जो है पेन निकाल कर फेंक दें और चलते बने। आपको याद होगा जम्मू बस स्टैंड पर कुछ साल पहले इसी तरह का एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें नुकसान तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन स्ट्रेटजी जो थी वो सेम थी। और आज दहशत का माहौल, दहशत फैलाने की, और या आप यूँ कहें कि अपनी मौजूदगी को, क्योंकि जो आदमी जो मिलिटेंट ग्रुप आपको एक पर्टिकुलर अपने एक नए भर्ती रिक्रूट को एक हैंड ग्रेनेड दे के भेज रहा है, ये उसको भी मालूम है कि इससे कितना नुकसान होगा, लेकिन वो अपनी मौजूदगी को दिखाना चाहता है, पहली बात। और दूसरी बात, कश्मीर में जगह जगह पर जो नाके लगे हैं, और इस सर्दी के दौर में अमूमन वहाँ का जो परिधान है वो फिरन है, तो आपने बस फिरन में से एक हथगोला निकाला और उसको लुढ़का दिया। तो ये स्ट्रेटजी जो है इनकी दिख रही है। इन दो बड़ी घटनाएं जो हमने देखी हैं, निश्चित तौर पर पुलिस का ये मैं इसे एक बेहतरीन एफर्ट कहूँगा, और जो हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, एसओजी ने इनको पकड़ा, तो समय रहते ये दोनों मतलब इंसिडेंट्स में 3 आतंकवादी जो हैं, एक में 2 और एक में 1 पकड़ा गया। तो निश्चित तौर पर एक संभावित हमले को टाल दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है, इसे आप जोड़कर देख सकते हैं, जो करीब 2 महीने पहले बॉर्डर पर 62-63 किलो हेरोइन जो है वो बरामद हुई। और मतलब ये सब जब हम घटनाएं एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि सरहद के उस ओर जो भी आतंकी संगठनों के आका बैठे हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से खलल डाला जाए, और वो जो एक शांतिपूर्ण ढंग का जो माहौल बना है खास तौर से जम्मू में, उसको बाधित किया जाए। ये प्रयास जो हैं ये चल रहे हैं। जम्मू को क्या लगता है आपको, कोई यहाँ के लोगों को कोई खतरा तो नहीं, या कोई थ्रेट है यहाँ पर? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ऐसे युवकों को बरगलाए जाने का खतरा है, जैसे मसलन आप कल वाली हिरासत ही देखिए, जो शख्स गिरफ्तार हुआ है वो माहौर का रहने वाला है, जम्मू में किराए पर रह रहा था, तो उसको बरगलाया गया है, पैसे के दम पर बरगलाया गया है, जिहाद के नाम पे बरगलाया गया हो सकता है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि ख़ास तौर पर आज जैसे सोशल मीडिया पर हमारा नौजवान बना ही रहता है, तो वो किसी तरह के हनी ट्रैप में ना फंसे। और दूसरा जो नशा, मैंने बड़ी बात आपको बताई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद जो है उसकी जो बिशवेल है उसको पोषित करने का, उसको पानी देने का एकमात्र जरिया जो है वो ये नशीले पदार्थ हैं, जिसमें हेरोइन, अफीम, चर्स, गांजा, जिनका हम जिक्र करते हैं और जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी कीमत है। तो अफ़गानिस्तान से होते हुए जब ये मादक पदार्थ हिंदुस्तान में धकेले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उस पैसे को जरिया बनाया जाता है मिलिटेंसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस पर ध्यान की ज़रूरत है, मुझे लगता है। धारा 370 हटाने के बाद मिशन ऑल आउट जो है वो चलाया गया, और हर रोज़ अगर हम देखें तो आतंकी मारे ही जा रहे हैं। और इसका कश्मीर के ऊपर आपको क्या लगता है, किस तरह का असर अभी तक जो इम्पैक्ट है पूरे 370 हटने के बाद, कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर आज की तारीख में आप देखें तो अंतर दिखाई देता है। एक ज़माना था जब मिलिटेंट्स को लोकल सपोर्ट बहुत होता था जी, आज ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, या बहुत ना के बराबर देखने को मिल रहा है। और दूसरा, मैं जैसे आपको जिक्र करूं कि अगर आप इस साल देखें तो 17 के करीब मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने सरेंडर किया जी। तो अभी एक का वो हमारे यहाँ छपा था स्टेट समाचार में कि एक मिलिटेंट्स ने अपना जो अनुभव बताया कि वो जंगल में उसको छोड़ दिया गया, तो अपने हालात पर, तो वो बड़ा घना जंगल था काकापूरा का, तो कोई भालू जंगली उसके पीछे लग गया, तो 2 दिन वो एक पेड़ पर जो है वो भूखा प्यासा खड़ा रहा, चढ़ा रहा उसके ऊपर। और तब उसको महसूस हुआ कि ये लोग जिन्होंने उसे जहाद के नाम पे बरगलाया है, खुद तो कहीं नहीं दिख रहे, तो उसकी जान जो है वो सांसद में डाली है। देन ही केम बैक, तो और उसने सरेंडर किया। ऐसे ही कुछ और इंसिडेंट्स हमने देखे जिनमें पेरेंट्स आगे आए, और वो नई भर्ती थी और वो आतंकवादी जो थे उन्होंने भी सरेंडर किया। तो मुख्य धारा की तरफ जो है वो नौजवान लौट रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट बड़ी कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया है। बड़ी संख्या में जितने टॉप कमांडर्स थे इन मिलिटेंट्स के,
इन सारी तंजीमों के, वो करीब करीब जो है उनका सफाया हो चुका है। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से पकड़ बनाए रखती है केंद्र सरकार और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान एक बार फिर से मिलिटेंसी को कश्मीर में ज़िंदा कर पाएगा। ऑपरेशन ऑल आउट का मुस्लिम समाज के ऊपर क्या लगता है, कोई असर पड़ा है? देखिए, ऑपरेशन ऑल आउट की मैं बात नहीं मुझे समझ में आती कि यहाँ उसका कोई हम उसको जोड़ के देखें मुस्लिम समाज के साथ। लेकिन आतंकवाद पे अगर हम बात करें, जैसे इस कार्यक्रम को हमने पहले ही दावा किया कि ये एक सच को परिभाषित करने का जरिया है, तो दीपक जी दो बातें बड़ी साफ है। पहली कि इस देश के मुस्लिम को आज अपने वजूद पर सवाल खड़े नज़र आते हैं जी। आलम ये है कि उसको दाढ़ी बढ़ाने में, सर पे टोपी लगाने में, या कहीं वो दुकानदार है तो अपनी दुकान का नाम रखने तक में उसको सोचना पड़ता है। लेकिन अब इसके पीछे के कारणों को हमें देखना पड़ेगा जी। पहली बात, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, ये एक सच बात है, और जो आतंकवादी है उसका कोई धर्म नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि ये जो आतंकवादी हैं, इनको जब जिहाद के नाम पर बरगलाया जाता है, इनके जहन में इस तरीके से मतलब इस तरीके की मानसिकता इनकी बना दी जाती है कि ये इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जुल्म कर रही हैं, ऐसा होता आया है। तो एक आम मुसलमान जो है वो एक किनारे पर खड़ा है, जो जागरूक है, पढ़ा लिखा है। अगर वो इनको कंडेम करता है, सीरियसली कंडेम करता है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो आवाम में जाएगा। लेकिन आज जो मुझे सूरत हवाल नज़र आते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी धारणा बन गई है, जैसे मैं खुलकर बात करूं तो ऐसे हम आत्मघाती हमले देखते हैं, कहा तो इनको फ़िदाइन जाता है, ये लोग खुद को फ़िदाइन कहते हैं जी। लेकिन मैं इसे फ़िदाइन नहीं समझता, क्योंकि किसी कौम पर फ़िदा होना या किसी मकसद के लिए फ़िदा होना आपको ये नहीं सिखाता कि आप मज़लूमों को, निर्दोषों को कत्ल का ज़रिया बनाएं। और जो मुसलसल ईमान है वो भी मुझे लगता है इस बात को बड़ी सख्त ताकीद के साथ स्पष्ट करता है कि हिंसा किसी बात का हल नहीं है। तो अब सवाल ये है कि वो जो एक धारणा बन गई है, मैंने देखा कि ऐसे बड़े सारे प्रैंक्स जो हैं वो इस सब्जेक्ट के ऊपर बने हैं। तो एक आम मुस्लिम को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा कि वो एक स्पष्ट संदेश, क्योंकि सवाल आपकी पूरी कौम पर है जी। और आप देखिए, हम एक ऐसे लोकतंत्र में हैं जहाँ पर आपकी जो आज़ादी है वो बड़ी ब्रॉडर किस्म की है। पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं या जो क्रिश्चियंस हैं, आज देखिए उनकी क्या हालत जी। ये एक जगविदित बात है। और इश्निंदा का आरोप लगा के कब किसको किस तरीके से फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा कहना मुहाल है। अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हालात आप जानते हैं। तो भारत के अंदर एक स्वतंत्रता है आपको, आप एक ऐसे लोकतंत्र में हैं जिसकी खासियत ही ये है, जिसकी खूबसूरती ये है कि इसमें हर धर्म, हर मजहब के लोग जो हैं वो रहते हैं। और अगर जैसे आपने मुस्लिम समुदाय का जिक्र किया, तो इस देश की मिट्टी में हर किसी का लहू मिला हुआ है। इस देश की आज़ादी में हर काम ने, चाहे वो ज़्यादा संख्या में है चाहे वो कम संख्या में, मायने नहीं रखती, हर किसी ने अपने लहू से इस मिट्टी को भिगोया है, तब जाकर हमें आज़ादी मिली है। तो ऐसे में अब देखिए, इस देश का पहला परमवीर चक्र जो है वो अब्दुल हमीद है जी। अब कलाम आज़ाद साहब को देखिए, उनके व्यक्तित्व को देखिए, तो ऐसी बहुतेरी मिसालें हैं जहाँ मतलब हमें लगता है कि हमें धर्म को दरकिनार करके, हम लोग पहले भारतीय हैं और उसके बाद मुझे लगता नहीं, एक इंसान होने के बाद अगर आप अपने आप को भारतीय क्लेम करते हैं तो पीछे कुछ रह जाता है। लेकिन ये मैं फिर कहूँगा कि ये एक सच बात है कि जब एक पर्टिकुलर समुदाय से, कौम से लोग मिलिटेंसी के नाम पर मजलूमों पर जुल्म करते हैं, निर्दोषों पर, निहत्थों पर अत्याचार करते हैं, तो उस वक्त जिस भी कौम से आप बिलोंग करते हो, ये आपकी एक नैतिकता बनती है कि आप एक बड़ी पुख्ता किस्म से आवाज़ बुलंद करें और उससे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। तो मुझे लगता है जो आपने सवाल पूछा
कि आज के मुस्लिम को ये मतलब ये वही बात हो गई जैसे 1984 की मैं बात करूं तो एक ज़माना था कि उस वक्त जो सिख समुदाय के लोग थे उनको कोई बड़ी बेहतरीन नज़र से नहीं देखा जाता था, बट ऐसा है नहीं। और एक अगर हम सिख समुदाय की बात करें तो वो एक ऐसी वाहिद कौम है जिसके ब्लड में जो है वो बलिदान है जी, और उसकी हिस्ट्री जो है बड़ी बाकमाल हिस्ट्री है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी ऐसा दौर आ जाता है जब किसी समुदाय विशेष के वजूद पर सवाल खड़ा होता है, तो ऐसे में ये उनका फ़र्ज बनता है कि वो अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें। और जिस तरीके के ऐसे हालात आज की तारीख में दिख रहे हैं, हम सबको ये चाहिए कि हम आतंकवाद का जो विरोध है वो एक सुर में करें, और इसमें जाति की, मजहब की, धर्म की, संप्रदाय की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप काफ़ी लंबे समय से लिख रहे हैं और एक बात तो हमें माननी चाहिए कि मुस्लिम समाज के अंदर जो संगठित शक्ति है वो है, और कहीं इनको एक सोची समझी रणनीति के तहत इनकी मानसिकता या इनकी शिक्षा पद्धति में ऐसी चीज़ें डाली गई, बरगलाया गया, ताकि ये जिहादी मानसिकता जिस तरह से आज ये चल रहे हैं ये कोई रणनीति के तहत किसी देश ने किया है, ऐसा आपका लगता है? नहीं, देखिए, साक्षरता के लिहाज से आज इस देश की हर कम्युनिटी ने बहुत गेन किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे पिछड़े इलाके, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर हम कश्मीर की बात करें तो ललाब की घाटी में एक गांव पड़ता है दर्दपुरा जी। तो दर्दपुरा वो गांव है जहां पर करीब 350 के करीब हाफ विडोज़ हैं। मतलब ये वो विडोज़ हैं जिनके खाविंद जिंदा हैं या मर गए ये पता नहीं। और एक बहुत बड़ी तादाद है कश्मीर में ऐसे लोगों की जिनका कोई अता पता नहीं है, और 700-750 के करीब अनाथ बच्चे हैं जी। अब शरीयत का कानून अगर मान लीजिए उनको कहता है कि आपको 30 साल इंतज़ार करना है, देवबंदी कहती है आप इतने लंबे अरसे के लिए इंतज़ार करें, और अगर आपका पहला खामिद आ जाता है तो आपको दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कि ये वो कौन लोग हैं और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? हर उस आम शख्स को जो ज़मीन से जुड़ा है। अब आपका ये जो सवाल है कि क्या बरगलाया जा सकता है, तो मेरा ये मानना है कि जो भी पढ़ा लिखा इंसान है जिसमें ये समझ है कि सच और झूठ का फ़र्क जो कर सकता है, जो सही और गलत के बीच के अंतर को समझता है, मुझे नहीं लगता उसको बरगलाया जा सकता है। और आज कश्मीर में जैसा हम देख रहे हैं हालात बहुत बेहतरीन हुए हैं, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच। इसमें मैं इंडियन आर्मी का जिक्र करूंगा, जिस तरीके से उनके जो ऑपरेशन सद्भावना था, ऑपरेशन गुडविल था, लोगों के बीच जिस तरीके से वो गए। और आप सितंबर 2014 की बाढ़ को देखिए, जैसे लोगों के हेल्प के लिए, लोगों को ऐसे दौर में जब जान पर बनी थी, इंडियन आर्मी जो है, इंडियन एयरफोर्स पहुंची, तो एक बड़ा अच्छा तालमेल जो है वो बना है आवाम में और जवान में। तो अब हालात कहीं बेहतर हैं, और जैसे जैसे लोगों का लिटरेसी स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसे चंद एक लोग असामाजिक तत्व जो ख़ास तौर से पाकिस्तान में मौजूद है, ये साफ है, इसको पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ पर किस तरीके से युवकों को, जो गरीबी में सना हुआ युवक है, जिसके पास नौजवान तो है लेकिन हालात बड़े उसके जो हैं वो खस्ता हैं, तो पैसे के दम पर उसको बरगला कर इधर धकेला जाता है। तो वो अब संभव नहीं है। बस बात यहीं पर ख़त्म होती है कि हम सबको एकजुट होकर मिलिटेंसी के खिलाफ आवाज़ खड़ी करनी होगी। तो निश्चित तौर पर इस नामुराद बीमारी से जो कहीं ना कहीं इस देश के दिल पर एक कोड़ की तरह, एक नासूर की तरह सवार है, उससे निजात हासिल हो सकती है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसके काम को आप किस तरह से देखते हैं, मिलिटेंसी को हैंडल कर? बड़ा उम्दा काम है, और एक बात बड़ी काबिले गौर है यहाँ पर। देखिए, आज जम्मू कश्मीर पुलिस में जितने ऑफिसर्स या जितने जवान शहीद हुए हैं, वो उनका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए, आप पिछले कुछ सालों में जैसे पब्लिक लिंचिंग में एक डीएसपी शहादत को प्राप्त हुए, उसके बाद एक इंस्पेक्टर थे एसएचओ लेवल के, उनके साथ भी बिल्कुल ठीक बड़ी बेदर्दी के साथ मिलिटेंट्स ने वो शहीद हुए उस मुठभेड़ में। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो आम फौजी है जो कश्मीर के किसी ऐसे अफेक्टेड एरिया में तैनात है, उसके पास एक सेफ हब है। शाम को वो अपने जिस यूनिट में, जहाँ भी वो एक स्थापित जगह है, वहाँ पूरी सिक्योरिटी में वो बड़े आराम से रह सकता है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान है, मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज़ की बात कर रहा हूँ मैं जी, उसको रहना उसी पब्लिक में है,
और वहाँ पर ऐसे लोग भी बहुत हैं जो मुखबरी कर देते हैं। तो आप ऐसे इंसिडेंट्स आपने देखे हैं कि एक जवान जो पुलिस में कार्यरत है वो घर से बाहर निकला तो आतंकवादियों ने हमला कर दिया। वो अभी ड्यूटी पे जा रहा था, रास्ते में था, तब उसको एम्बुश लगा के उस पर हमला कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक उसका जो सेक्रीफाई लेवल है वो बहुत बड़ा है, और उनके ऊपर जिस तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट की मैं बात कर रहा हूँ वो भी बहुत बड़ा है। बावजूद उसके जिस तरीके से उन्होंने कोप अप किया है और मिलिटेंसी को कवर अप करने के लिए, क्योंकि एक इलाके को जितने बेहतरीन तरीके से वहाँ की लोकल पुलिस समझती है उतना बढ़िया तरीके से उस वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है, वहाँ के सामाजिक हालात क्या हैं, वो ना तो डिफेंस फोर्सेस के लोग समझ पाएंगे इतना अच्छा से, ना पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उनके लोग। लेकिन हर मिलिटेंट्स के साथ जुड़े ऑपरेशन में जम्मू पुलिस ने कंधे से कंधा मिलाकर उन ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाया है, और उनका योगदान काबिल तारीफ़ है। और जैसे आप देखें कि एक हफ्ते में 2 मरतबा समय रहते जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां हुई हैं, ये बाकमाल है। तो मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपने काम को बड़ी संजीदगी से, मिलिटेंसी के लिहाज से, आप बंटोल पे देखिए ना जी, पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर सांबा में सुरंग खोदी जाती है, वहाँ से मिलिटेंट्स निकलते हैं, ट्रक पर सवार होते हैं, बंटोल तक आते हैं। लेकिन जो एक नेटवर्क था सिक्योरिटी एजेंसीज का वो इतना बेहतरीन था कि उन्होंने सबे रहते बिना कम से कम नुकसान किए उन मिलिटेंट्स को उन्होंने वहीं पर ढेर कर दिया। तो ये काबिल तारीफ़ है, और इनका जो ओवरऑल मैं कहूँगा मिलिटेंसी आज ऑपरेशन ऑल आउट कामयाब हुआ है। आज हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जो आतंकवाद से मुक्त होगा, तो उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की जो भूमिका है वो काबिल तारीफ़ है। चलिए, अंत में मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों से भी डायरेक्टली बात करें, और क्योंकि आतंकवाद हमारी सबसे बड़ी, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी समस्या है, और हमने खुल के इसके ऊपर चर्चा भी की, लेकिन एक संदेश जो है मैं चाहूँगा आपकी तरफ से लोगों को। देखिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, अभी हाल हम कुछ गिरफ्तारियां देखें, जैसे सांबा में हुआ, अरनिया से एक लड़का जो है वो हनी ट्रैप के चक्कर में पकड़ा गया, और ही वॉज नॉट वेल अवेयर अबाउट इट। हमारे लोग बड़े मतलब मुल्क को प्रेम करने वाले लोग हैं, तो फिर भी अगर कोई बरगलाया जाता है तो उसको खुद पता भी नहीं होता कि वो कैसे मतलब इस हनी ट्रैप का शिकार हो गया। एक तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, ये जो ड्रग्स की जो तस्करी है जी, क्योंकि अब बड़े लेवल की जो तस्करी है वो बॉर्डर से होती है, जहाँ वो कश्मीर के थ्रू रूट आउट होती है, या जिस तरीके से अब बड़े लेवल पे बरामदगी जो हम देख रहे हैं बॉर्डर्स पे हो रही हैं, और उसमें लोकल्स हमारे इन्वॉल्व थे, उनको समझना पड़ेगा। महज चंद पैसों के लिए आप अगर इस तरीके के किसी काम में संलग्न है तो आप सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए खतरा बन सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको दुश्मन किसी भी तरीके से, चाहे वो हनी ट्रैप है, चाहे वो ड्रग्स है, चाहे वो धर्म है, बरगला ना सके, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर दुश्मन का कोई भी मंसूबा जो है वो कामयाब नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सत्यमेव जयते कार्यक्रम के तहत हमने ये मिलिटेंसी की जिस तरह से ये रणनीति है जम्मू कश्मीर में, कोई ना कोई कैसे भी करके ये माहौल ख़राब करें, इस पर चर्चा की, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया इस विषय पर ज़रूर दें, और गुमराह ना हो, क्योंकि गुमराह करने वाले बहुत हैं, और पैसे के दम पर आपको किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। ये आने वाले समाज के लिए या आपकी पीढ़ियों के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो इसे समझना ज़रूरी है, और एक विशेष समुदाय को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहें सत्यमेव जयते कार्यक्रम। नमस्कार।